कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 30 दिन बाद भी जारी है। इस बीच आज नेशनल किसान संयुक्त मोर्चा बैठक करेगा। बैठक में केंद्र सरकार से आगे की बातचीत पर फैसला होगा। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजी गई चिट्ठी को लेकर अपनी रणनीति तय करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर से चिट्ठी लिखकर बातचीत के टेबल पर लौटने की अपील की गई है। सरकार की चिट्ठी में कहा गया है कि वो सभी मुद्दों पर खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात भी उठाई थी। सरकार ने कहा कि नई मांग रखना तर्कसंगत नहीं, फिर भी उस पर चर्चा हो सकती है। किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जानबूझकर किसानों की 3 कानून और बिजली बिल वापसी की मांग को नहीं पढ़ रही और अन्य मुद्दों की मांग कर रही है। किसानों ने जवाब में साफ लिखा था कि सवाल कानून वापसी का है, सुधार का नहीं है। वहीं AIKSCC ने आज धिक्कार दिवस और कॉर्पोरेट बहिष्कार करने की अपील की है। यही नहीं, उसने कहा है कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के समय उसके सदस्य थाली पीटेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे किसान भाई बहन नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर हैं। उनकी समस्या दूर करने की बजाय प्रधानमंत्री ने लोगों को आधे सच और गलत तथ्यों से गुमराह करने की कोशिश की है। बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही और तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान राशि डालते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था। उन्होंने पूछा था कि उन्होंने बंगाल के किसानों को ये पैसा क्यों नहीं मिलने दिया। अगर किसान उनके दिल में है तो इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं किया और आप उनके लिए पंजाब पहुंच गईं। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर अब किसान 2 धड़ों में बंट गए हैं। देश के किसानों का एक वर्ग ऐसा है जो केंद्र की कृषि कानूनों को किसानों के हक में बताता है, तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर बैठे किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों में भरोसा जगाने के लिए पीएम मोदी ने देश के कोने कोने में बैठे किसानों से बात की। उन किसानों ने कहा कि उन्हें कंपनियों से फसल का सौदा करने से ऊंची कीमत मिल रही है और जमीन भी सुरक्षित है। वहीं बाजार में जहां मर्जी हो वहां फसल बेचने की भी छूट है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान ऐसी कोशिश को सरकार का प्रोपागेंडा बता रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अर्जुन मेघवाल को काले झंडे दिखाए गए। अर्जुन मेघवाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे थे। उस वक्त रास्ते में सड़क के दोनों तरफ खड़े किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में किसान चौपाल थी। यहाँ मेघवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को दिए वर्चुअल संबोधन को सुनने आ रहे थे। इसी दौरान किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और उन्हें काले झंडे दिखाए। आज से गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। अमित शाह असम और मणिपुर का दौरा करेंगे। गृह मंत्री गुवाहाटी में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। ये शहर में दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। इसके अलावा राज्य में 9 नए लॉ कॉलेज भी बनाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इम्फाल के कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार है तो दूसरी ओर देश में कोरोना की दहशत बरकरार है। पूरे देश में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे भारत में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हीं 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 336 लोगों ने दम तोड़ दिया। बात अगर अब तक कोरोना संक्रमितों की हो तो देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1.5 लाख को पार कर गई है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,47,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना से लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। अब तक कोरोना से 97 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, मगर देश में 2,81,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार मध्यम जरूर पड़ी है, मगर अभी भी कोरोना संक्रमण का खौफ खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 758 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.88% हो गया है, मगर अभी भी दिल्ली में 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 दिनों के भीतर नक्सलियों के 2 कैंप ध्वस्त कर दिए। गोगुंडा और ककाड़ी में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। हालांकि नक्सलियों के कैंप के पास मिले खून के धब्बे और शरीर के घसीटने के निशान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सली या तो मारे गए हैं या बुरी तरह घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बर्फबारी की वजह से यहाँ ताल तलैया तो पहले ही जम गए थे, मगर अब पीने के पानी के सारे साधन जम गए हैं। नलों से पानी नहीं निकल रहा। पानी जम जाने की वजह से कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। श्रीनगर में भी पारा -4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, तो कश्मीर के कई इलाकों में पारा -8 डिग्री तक चला गया है। मौसम विभाग की माने तो आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि घाटी के लोगों के लिए बर्फबारी और शीतलहर मुसीबत का सबब बन गई है। पंजाब में भी सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। घना कोहरा और शीतलहर लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। अमृतसर में घना कोहरा और ठंड ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लुधियाना का भी यही हाल है। यहाँ भी कोहरे की घनी चादर ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई में रोड रेज की एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ऑटो ड्राइवर सीपीएम के नेता पर हमला करता दिखाई दे रहा है। वारदात 17 दिसंबर की है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के उदयपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में पता चला है कि पति और पत्नी के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ और फिर पति ने धारदार हथियार से पत्नी और 4 बच्चों की हत्या कर दी। परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने के बाद उस शख्स ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। उज्जैन में रैली निकालने के दौरान 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। विवाद तब बढ़ा जब दोनों गुटों के बीच गाली गलौज हुई। हालात ऐसे बेकाबू हुए कि जमकर पत्थरबाजी हुई। हंगामे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। महाराष्ट्र के अमरावती में बस अड्डे पर खड़ी बसों के डीजल टैंक से 600 लीटर डीजल चुराने का मामला सामने आया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिलचस्प ये कि डीजल चोर कार में बैठकर आते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सुबह जब बस स्टार्ट नहीं हुई तब जाकर चोरी का पता चला। दिल्ली में 10 साल के बच्चे की लाश बरामद की गई। बच्चा करीब 27 दिन पहले घर से गायब हो गया था। मासूम की लाश मैदान गढ़ी इलाके में एक तालाब के अंदर सड़ी हालत में मिली। बच्चे के दादा मां और मां के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दमोह में खोज खेड़ी धाम के महंत के साथ मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है। महंत जयराम दास त्यागी ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की और आरोपी का नाम बताया। दरअसल विवाद दुकानों के किराए को लेकर है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों ने सरकारी गोदाम में 2 चौकीदार गनर को बंधक बनाकर लाखों का सामान लूट लिया। दिलचस्प ये कि लूट का सारा माल विभाग के ट्रक में ही लाद कर फरार हो गए। जितनी देर तक माल ट्रक लेकर गोदाम से नहीं निकला, उतनी देर बदमाशों ने चौकीदारों को बंधक बनाए रखा। अनुमान के मुताबिक करीब 9 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। बारां के पूर्व कलेक्टर आईएएस इंद्र सिंह राव को जयपुर की एसीबी टीम ने कोटा की अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 6 जनवरी तक जेल भेज दिया गया है। राव कोटा जेल में रखे गए हैं। उनका कैदी नंबर 2446 है और उन्हें बैरक नंबर 24 में रखा गया है। नवी मुंबई के वाशी रेलवे पुल के पास एक 25 साल की महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई। महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी है। पुलिस को शक है कि महिला यौन शोषण का शिकार हुई है और उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2 दिनों पहले युवा नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
हालांकि हत्याकांड का मुख्य आरोपी मनोज मंगरिया अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मनोज मंगरिया पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी रखा है। चारों पर मनोज भाटी की हत्या का आरोप है। यूपी के श्रावस्ती की एक 25 साल की महिला की लाश नेपाल में बरामद की गई है। महिला करीब 20 दिनों पहले अपने पति के साथ मजार पर मन्नत मांगने गई थी, लेकिन उसकी लाश नेपाल के जंगलों में बरामद की गई। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के करौली में दिन दहाड़े चोरी का सामान बेचते हुए एक शख्स को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे बिजली पोल के खंभे से बांधकर जमकर मारा पीटा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना पुलिस ने युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। बिहार के नालंदा में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर नए साल के जश्न मनाने के लिए लाई गए शराब की खेप बरामद की है। पुलिस ने मौके से करीब 50,000 नकद और कई सिम कार्ड भी बरामद किया है। शराब तस्करी के आरोप में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने फंडिंग स्कैंडल को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। आबे के कार्यालय की तरफ से उनके समर्थकों के डिनर पार्टियों के लिए अवैध भुगतान किया गया था। 2016 से 2019 के बीच जापान के मशहूर चेरी ब्लॉसम सीजन में शिंजो समर्थकों के लिए पार्टियां आयोजित की गई थी। नेपाल में संसद को अचानक भंग करने और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कारण बताओ नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि लिखित में बताएं कि अचानक संसद क्यों भंग की गई। मामले में विपक्ष की 13 याचिकाओं पर संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। चीन के डेलियन में कोरोना के 12 नए क्लस्टर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर सभी निवासियों की कोरोना टेस्टिंग के आदेश दिए हैं। डेलियन में सभी स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद दुनिया में मचे हड़कंप के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने तय किया है कि ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। साउथ कोरिया में कोरोना के एक दिन के भीतर अब तक के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। साउथ कोरिया में पिछले 24 घंटे के भीतर 1200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। सोल के डिटेंशन सेंटर में 288 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 7 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच गए हैं। महामारी में अब तक 17,51,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में करीब 5 करोड़ 62 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। टर्की ने चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन कोरोना वैक को 51% से ज्यादा असरदार माना है। टर्की मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि सिनोवैक की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लंबे समय की खींचतान के बाद ब्रेक्सिट पर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए व्यापार समझौते का जापान सरकार ने स्वागत किया है। नए साल के मौके पर ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापारिक अनिश्चितता को खत्म करने पर बधाई दी। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वोल्टर ने अपने पारंपरिक क्रिसमस संदेश पर 2020 को कठिन साल बताया। उन्होंने उम्मीदों भरा संदेश देते हुए कहा कि अगले साल स्थिति सामान्य होगी और हम सब मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से उभरे तो अगले बरस क्रिसमस धूमधाम से मनाएंगे। सिडनी के नॉर्दर्न बीच पर लोगों ने भारी उत्साह के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया। यहां कोरोना को लेकर लागू एहतियातों का लोगों ने ख्याल नहीं रखा। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के पारंपरिक उत्सवों पर रोक लगाई गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।